कंसेप्ट डेवलपमेंट में यहाँ पर जो बेसिकली आप सर्विस किस तरीके से चाहते हैं कि आपके कस्टमर एक्सपीरियंस करे आपके यहाँ सर्विस को, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा कंसेप्ट को, ठीक है। अब कंसेप्ट में सबसे पहली बात जो आपका कोर प्रोडक्ट होना चाहिए वो बेसिकली कोई भी जैसे मैं बताया ना पार्लर का कोर क्या हो सकता है, हेयर ड्रेसिंग, तो लाइक उसमें आप सबसे ज्यादा इफिशिएंट रहिए, यानी कोर प्रोडक्ट आप उनको एक प्रॉपर वे में प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनना जरूरी है, इसलिए कस्टमर की कंप्लेन को हैंडल करना जरूरी है, ठीक है। कोर प्रोडक्ट, प्रॉपर कोर प्रोडक्ट को डेवलप करना जरूरी है। साथ साथ में आप कुछ सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी अगर देना चाहते हैं कस्टमर को, यानी कि वो आपके यहाँ की सर्विस से बहुत ज्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस करे, तो आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं सप्लीमेंट्री सर्विसेज को, यानी कि प्रॉपर कोर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट फर्स्ट। सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर कंप्लेन हैंडल प्रॉपरली करना है। थर्ड आप क्या कर सकते हैं कि आप सप्लीमेंट्री सर्विसेज या कुछ एड ऑन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। और एक प्रॉपर डिलीवरी प्रोसेस भी आप एड ऑन कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर कंसेप्ट डेवलपमेंट में आप क्या क्या चीज कर सकते हो, आइडिया वगैरह जनरेट कर लिया, ठीक है, जो काम का था, उसके बाद आप कोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कीजिएगा, यानी जो कोर प्रोडक्ट है आपको किस तरीके से प्रोवाइड करना है कस्टमर को, कस्टमर के कंप्लेंट्स को और उनके फीडबैक्स को किस तरीके से हैंडल करना है वो दूसरा। तीसरा आप ये कर सकते हो कि कस्टमर को सप्लीमेंट्री या एड ऑन कुछ सर्विसेज दीजिए जो नॉर्मल सर्विस है उसके साथ साथ, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पार्लर्स में क्या होता है कि 500 का कॉम्बो पैक चल रहा है, लाइक अगर कोई 400 का सर्विस ले रहा है, मतलब कुछ सर्विसेज कोई कॉम्बो में प्रोवाइड किया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें 1+1 सर्विस मिल रहा है, यानी एक सर्विस के साथ एक सर्विस फ्री है, तो like this kind of facility और supplementary services we can add on with the basic core product के साथ आप कुछ supplementary या add on services वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर की कंप्लेंट को प्रॉपर हैंडल करना, डिलीवरी प्रोसेस आप सही रख सकते हो या फिर इफिशिएंट डिलीवरी प्रोसेस, ठीक है। कोर प्रोडक्ट के साथ और सप्लीमेंट्री के साथ आप वो प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे कर रहे हो, कैसे सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, ये भी आपको इसी में देखना है सर्विस कंसेप्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। और सर्विस कंसेप्ट डेवलपमेंट जो है वो 4 एट्रीब्यूट पे काम करता है। सर्विस कंसेप्ट डेवलपमेंट कौन कौन से एरिया में करना है, कोर प्रोडक्ट में करना है, एड ऑन सर्विसेज में करना है, कस्टमर कंप्लेन एंड सर्विस, कस्टमर कंप्लेन में और डिलीवरी प्रोसेस में, इन चारों में आपको सर्विस कंसेप्ट को क्या करना है, डेवलप करना है। इसके अलावा जो सर्विस की जो आपके कंपोनेंट है या सर्विस का जो कंसेप्ट है उसके 4 एट्रीब्यूट है, यानी 4 क्वालिटी होगा। वैल्यू क्या दे रहे हो, फॉर्म एंड फंक्शन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है एंड आउटकम क्या है, ठीक है। तो ये जो चारों चीज आप डेवलप कर रहे हो इसका 4 ही रिजल्ट होगा कि आप क्या वैल्यू दे रहे हो, फॉर्म्स एंड फंक्शन किस तरीके से आप प्रोडक्ट के साथ ये सर्विस क्या फंक्शन कैसे कर रहे हो, कस्टमर को एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, और उसके बाद ओवरऑल कस्टमर ने जब सर्विस लिया तो एक्सपीरियंस या फिर आउटकम कह सकते हैं उसका, फिर रिजल्ट क्या आया, ठीक है। अगर उसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा तो आउटकम पॉजिटिव होगा, निगेटिव एक्सपीरियंस रहेगा तो आउटकम निगेटिव होगा। तो लाइक द सर्विस कंसेप्ट जो है उसमें 4 एट्रीब्यूट है। सर्विस कंसेप्ट have 4 attributes. The first one is value, form and function, value, form and functions, experience and outcome. एक्सपीरियंस एंड आउटकम, यानी ये जो कंसेप्ट डेवलपमेंट कीजिएगा इससे सिर्फ 4 ही चीज होगा कि आपने कस्टमर को क्या वैल्यू दिया, किस फंक्शन किस फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड किया, वैल्यू यानी जिसके लिए कस्टमर पे करने के लिए रेडी है, और कस्टमर किस चीज के लिए पे करेगा कि आप सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तो वैल्यू क्या आपने दिया, किस फॉर्म और फंक्शन में दिया, और कस्टमर ने क्या एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, एंड व्हाट इज द आउटकम, ऑब्वियसली पूरा का पूरा एक्सपीरियंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन और सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करता है कि आउटकम क्या होगा, अच्छा एक्सपीरियंस गुड आउटकम, या फिर बैड एक्सपीरियंस निगेटिव, या फिर बोल सकते हैं बैड आउटकम ऑल्सो, सेम थिंग, ठीक है। लिख लिया इसमें कुछ की नहीं लिखा है, बिजनेस एनालिसिस। अब आप बिजनेस में कुछ चीजों को एनालाइज कीजिएगा कि जो आप बिजनेस दे रहे हो वो किस तरीके का बिजनेस है, यानी वहां पर मार्केटिंग को एनालाइज कीजिएगा, टेक्निकली कितना साउंड आपका बिजनेस और सर्विस जो आप बिजनेस चला रहे हो कितना टेक्निकल साउंड है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी यानी आपको रिटर्न कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से क्या रिटर्न आ रहा है,
यानी आप मतलब रिटर्न एक तरीके से ये सारा कुछ अभी ना एक तरीके से माइंड में चल रहा है, ये अभी प्रॉपरली कह नहीं सकते कि लॉन्च हो गया, कोई कंपनी ने लॉन्च किया है। यहाँ पर चीजें आएंगी क्या कि जैसे कि आपके ROI क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मार्केट एनालिसिस आप कैसे करोगे, टेक्निकल फिजिबिलिटी कैसे चेक करोगे, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी आप कैसे चेक करोगे, तो ये सारे आपके बिजनेस एनालिसिस में आ जाएगा। बिजनेस एनालिसिस में लिखिएगा मार्केटिंग कॉमा टेक्निकल कॉमा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एंड ROC। अब आपको इतना कुछ करने के बाद भी अगर लगेगा कि आपको जो रिटर्न इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो आपने करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और आपको लग रहा है कि आप एक बार फिर से बोल दीजिएगा क्या चीज, एंड ROC रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आप उस पे पहले पूरा एनालाइज कीजिएगा कि किस तरीके से बेसिकली आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं, कैपिटल में आप कमा पाइएगा कि नहीं, इकोनॉमिकली आप जितना आपने 1 करोड़ लगाया तो आपको कब तक पैसे 1 करोड़ वापस रिटर्न होंगे, यानी आपकी कैपिटल आपको कब तक रिटर्न होंगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। मार्केटिंग एनालिसिस आप कीजिएगा और आपको लगेगा कि नहीं आपका ये जो आइडिया है ये प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो लाइक यू विल एनालाइज होल सिनेरियो। इस स्टेप में भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि अगर आपको लगेगा कि आप नहीं टिक पाइएगा मार्केट में, या फिर आपका बिजनेस उतना फिजिबल नहीं है, ठीक है, उतना टिकाऊ नहीं है, उतना प्रॉपर नहीं है, तो आप यहाँ पर भी NSD का ऑप्शन को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो न्यू सर्विस डेवलपमेंट को। उसके बाद जब एक बार आपने नहीं छोड़ा, ठीक है, आप फिर आगे स्टेप की तरफ मूव ऑन किए, तो जो नेक्स्ट स्टेप है 6th स्टेप, दैट इज सर्विस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। सर्विस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, सर्विस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए आप क्या कीजिएगा कि आप अपने ही बेसिकली कुछ कस्टमर्स या फिर बोल सकते हैं अपने एम्प्लॉइज वगैरह पे या कुछ लोगों पे इसका ट्रायल कीजिएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर आप टेस्टिंग कीजिएगा। अब टेस्टिंग के लिए बेसिकली सबसे पहले क्या जरूरी है, तो यहाँ पर सॉरी इसमें नहीं टेस्टिंग है, इसके बाद के स्टेप में, लेकिन फिर भी इसमें सुन लो ना टेस्टिंग में क्या है। पहले यहाँ पर आप सर्विस के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कीजिएगा। जैसे मैंने अपना पार्लर स्टार्ट किया था तो मेरे पास ब्लूप्रिंट होगा कि मेन्यू का, कि लाइक इस सर्विस का ये कॉस्ट है, इस सर्विस का ये कॉस्ट है, कस्टमर जब एंटर होगा मेरे पार्लर में तो वो कहाँ कहाँ पर उसका इंट्रैक्शन होगा कस्टमर एग्जीक्यूटिव के साथ, सर्विस एनकाउंटर कैसे होगा, वेटिंग के लिए मैंने कैसे बनाया है, सर्विस को डिलीवर, मतलब यहाँ पर बेसिकली मैं ब्लूप्रिंट को रेडी करूंगी, ब्लूप्रिंट को, ठीक है, ब्लूप्रिंट को मैं यहाँ पे रेडी करूंगी कि कहाँ कहाँ पर जो मेरा कस्टमर है वो कैसे कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे कैसे पेमेंट करेगा और किस तरीके से उसको सर्विस डिलीवर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट रेडी करना है, किसको ब्लूप्रिंट रेडी करना है, मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में लिखिए पोस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, पोस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, post feasibility analysis, the new service product is approved. Post feasibility analysis, post feasibility analysis and new product and new service product is approved. पोस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस है, यानी कि एनालिसिस करने के बाद मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे बिजनेस के साथ आगे बढ़ना है, मुझे नया सर्विस डेवलप करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने अपने न्यू सर्विस को अप्रूव कर दिया। पोस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस होगा जब एक बार सर्विस अप्रूव होगा, उसके बाद आगे का स्टेप है ये कि पोस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, द न्यू सर्विस प्रोडक्ट इज अप्रूव, न्यू सर्विस को हमने अप्रूवल दे दिया है, एंड सर्विस ब्लूप्रिंट एंड सर्विस ब्लूप्रिंट एंड सर्विस ब्लूप्रिंट आर डेवलप, एंड सर्विस का ब्लूप्रिंट को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। सर्विस ब्लूप्रिंट आर डेवलप, सर्विस ब्लूप्रिंट आर डेवलप, टेकिंग केयर ऑफ सर्विस एनकाउंटर, टेकिंग केयर ऑफ सर्विस एनकाउंटर। इसमें लिखिए पोस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस, द न्यू सर्विस प्रोडक्ट, the new service product is approved, नए सर्विस को अप्रूव कर दिया, एंड सर्विस के ब्लूप्रिंट एंड सर्विस ब्लूप्रिंट आर डेवलप, सर्विस ब्लूप्रिंट आर डेवलप, टेकिंग केयर ऑफ सर्विस एनकाउंटर, यानी कि मैं जो ब्लूप्रिंट रेडी करूंगी मैं ये देखूंगी
कि मेरा एम्प्लॉय और मेरे कस्टमर्स कहाँ कहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे। तो इंटरेक्शन किसी भी, अगर मेरा पार्लर है तो कहाँ कहाँ इंटरेक्ट करेंगे। सबसे पहले कोई एंटर होगा तो एंटर होने के बाद एक ग्रीटिंग होगा, ठीक है, लोग ग्रीट करेंगे फर्स्ट। सेकेंड है कि उसको मैं बोलूंगी, क्योंकि कोई आजकल अच्छे पार्लर्स में क्या होता है, पेमेंट आपको पहले करना पड़ता है, तो अगर मैंने पहले पेमेंट का ऑप्शन दिया तो वो पहले पेमेंट करेंगे। फिर मुझे वो कोई दूसरा पर्सन आएगा, वो मुझे बताएगा कि आपकी टाइमिंग इतनी बजे है या फिर आप थोड़ी देर वेट कीजिए, वहां पर एक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। फाइनली जो पर्सन सर्विस प्रोवाइडर होगा, ये जो पर्सन सर्विस देगा, जैसे हेयर कटिंग का सर्विस है तो कोई हेयर कटिंग जो देगा फिर वो इंटरेक्ट करेगा। तो लाइक देयर आर वेरियस पॉइंट्स, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर कस्टमर्स और एम्प्लॉयज इंटरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसी का एक ब्लूप्रिंट को रेडी करूंगी। ब्लूप्रिंट को क्या करूंगी, मैं एक रेडी करूंगी। अब ब्लूप्रिंट भी शायद, a service blueprint is a visual portrayal, is a visual portrayal, यानी जो चीज को हम देख सकते हैं, विजुअल पोर्ट्रेयल, या फिर एक आउटलाइन बना रही हूं मैं, ठीक है, विजुअल पोर्ट्रेयल of the service plan, of the service plan that display the service, that display the service by simultaneously depicting the process. A service blueprint is a visual portrayal of the service plan that display the service by simultaneously depicting, depicting the process of service delivery, and the point of customer contact, the role of customers and employee and visible element of service। रहने दो, बस यहीं तक लिखो, customer contact तक। A service blueprint is a visual portrayal of the service plan that display the service by simultaneously depicting the process of service delivery and the point of customer contact, यानी कस्टमर से कहां पर कस्टमर एग्जीक्यूटिव मिल रहा है, कैसे उनको बेसिकली सर्विस डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक ब्लूप्रिंट हम रेडी करेंगे, यानी कस्टमर का बोल सकते हैं सर्विस इनकाउंटर का ब्लूप्रिंट हम यहाँ पर रेडी करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेक, मैं 1 मिनट, हाँ ठीक है। एक ब्लूप्रिंट रेडी किया तो मैंने जैसे कैसे समझाया था कि सबसे पहले किसी ने एंटर किया हमारे यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले एंटर हुआ। अब एंटर कोई कैसे करेगा किसी पार्लर में, जब वो बोर्ड देखेगा, लोगो देखेगा तो समझ गया कि भाई ये फलना क्या है, पार्लर है। क्लियर हो गया। अब पार्लर का एग्जाम्पल छोड़ दो एक बार के लिए, समझ लो आप लोग पिज्जा खाने जा रहे हो और आप लोग डोमिनोज में जा रहे हो, ठीक है, ये बहुत बेटर एग्जाम्पल है। तो आप डोमिनोज कैसे जाओगे, पहले सबसे पहले आप देखोगे कि डोमिनोज कहाँ पर है, तो पता लगेगा कि डोमिनोज यहाँ है। फिर उसका बोर्ड देखोगे, फिजिकल एविडेंस दिखेगा आपको, फिर आप एंटर करोगे। जैसे आप एंटर करोगे आपको कोई ग्रीट करने के लिए कोई पर्सन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो पर्सन एक ग्रीट कर रहा है और जो कस्टमर मिल रहा है, वहां पर एक इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद फिर आगे वो बढ़ेगा पर्सन, फिर वो जाएगा कहाँ पर, बिलिंग पॉइंट पे, जहां पर बेसिकली क्या बनेगा, यहाँ पर बिलिंग होगा, यानी कि प्रोडक्ट जो आपको पिज्जा लेना है उसके लिए आप बिलिंग करवाइएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना, बिलिंग पॉइंट, जहां पर कस्टमर और कौन इंटरेक्ट करेगा, कस्टमर एंड एम्प्लॉय, ठीक है। अब कस्टमर और एम्प्लॉय जब वो दोनों इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो वो पैसे वगैरह पेमेंट कर रहा है, ठीक है। अब वो जो बिलिंग वाला पर्सन होगा वो अपने बैक में, या फिर बोल सकते हैं कि बैक स्टेज में, वो अपने दूसरे एम्प्लॉइज को बताएगा ऑर्डर के बारे में कि ये ऑर्डर आया है। अब वो ऑर्डर लेकर वो जो दूसरा पर्सन होगा वो सबसे लास्ट शेफ के पास जाएगा, जो मेक कर रहा होगा, जो बना रहा होगा, ठीक है। अब वो जो शेफ होगा वो फिर से बनने के बाद वो उस पर्सन को इन्फॉर्म करेगा जिसने ऑर्डर के बारे में बताया, फिर वो ऑर्डर के बारे में इन्फॉर्म करेगा, फिर उसको काउंटर पे जाके बिलिंग पर्सन के पास बताया जाएगा कि इनका ऑर्डर रेडी है। या आजकल तो ब्लिंक करते हैं वो कुछ ब्लिंक करके नंबर्स भी होता है, कुछ बोर्ड्स लगे होते हैं, डिजिटल बोर्ड, जिसमें आपका नंबर ब्लिंक हो जाता है।
तो वहां पर फिर आपको बुलाया जाएगा कि सर या मैम आपका ऑर्डर रेडी है। तो लाइक यहाँ पर कस्टमर कई बार इंटरेक्ट हो रहा है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय का इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसका हमने एक ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया। और जो जो पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा एक्सटेंशन लगेगा कि जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, अननेसेसरी भीड़ है, तो उन सारे पॉइंट्स को मैं कट कर दूंगी, या फिर बोल सकते हैं कस्टमर इंटरेक्शन ही वहां से खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया? यानी एक्स्ट्रा और एक्सटेंसिव और जो एक्स्ट्रा लाइन है जहां पर कस्टमर के लिए ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रहा है या कस्टमर को बहुत लोगों से डील करना पड़ रहा है, उन सारे चीजों को मैं ब्लूप्रिंट में कट कर दूंगी। यानी इफिशिएंट ब्लूप्रिंट मैं किसके लिए रेडी कर रही हूँ? अपने सर्विस के लिए, कि मैं सर्विस कैसे प्रोवाइड करूंगी। अब समझ आया? ब्लूप्रिंट वाला कंसेप्ट समझ आ गया? सर्विस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। यस मैम। इसमें ब्लूप्रिंट को ऐड ऑन कर दीजिए, सर्विस ब्लूप्रिंट डेवलपमेंट। सर्विस ब्लूप्रिंट डेवलपमेंट एक स्टेप में मैम, उसी स्टेप में ब्लूप्रिंट डेवलपमेंट वाले स्टेप में ही ब्लूप्रिंट लगा दीजिए ना। मैंने सिर्फ सर्विस डेवलपमेंट लिखवाया है ना, सर्विस ब्लूप्रिंट डेवलपमेंट लिख दीजिए। आपका 6th पॉइंट हो गया ये। 7th पॉइंट इज मार्केट टेस्टिंग। अब यहाँ पर बेसिकली हम कुछ एम्प्लॉइज के साथ इस पूरे प्लान को टेस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक पायलट टेस्टिंग का कंसेप्ट आएगा। पायलट टेस्टिंग यानी कुछ सैंपल्स ऑफ पीपल पे या तो फिर अपने इंटरनल एम्प्लॉइज में ही हम टेस्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पायलट टेस्टिंग होगा, यानी किसी स्मॉल ग्रुप में हम ये पूरा का पूरा सर्विस का सिनेरियो टेस्ट करेंगे और फिर हम फीडबैक जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फीडबैक को कलेक्ट करेंगे और जो भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो भी मॉडिफिकेशन लगेगा कि जरूरी है, उन सब चीजों को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि रियल टेस्टिंग होगा, रियल कस्टमर्स पे या फिर अपने इंटरनल एम्प्लॉइज पे, और उनसे फीडबैक लेकर के हम फाइनली कुछ भी मॉडिफिकेशन और चेंजेस करने हैं तो वो चेंज करेंगे। तो इसको हम कहेंगे मार्केट टेस्टिंग। यानी फाइनली मार्केट में हमने टेस्ट करने के लिए उतार दिया अपने प्रोडक्ट और सर्विस को। फाइनल में जो फाइनल आपका जो स्टेप होगा दैट इज कॉमर्शियलाइजेशन। कॉमर्शियलाइजेशन का मतलब होगा कि आपने अपने सर्विस को फाइनली मार्केट में लॉन्च कर दिया कॉमर्शियल पर्पस के लिए, यानी बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए आपने फाइनली अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया। ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन। अब आपने कॉमर्शियलाइजेशन के लिए कितना बड़ा मार्केट चूज किया, आपने कुछ सिलेक्टिव ही मार्केट चूज किया है, कुछ ही एरिया को देखा है। अगर आप ऑलरेडी कोई बड़े कंपनी थे, जैसे जियो बहुत बड़ा कंपनी था, तो उसने बहुत सारी एरिया को एक साथ कवर कर दिया। अगर कोई छोटी कंपनी जैसे कि मॉन्गिनीज है ना, यहाँ बेकरी स्टोर खुला है ना पटना में, उसके ब्रांचेस है बहुत सारे पटना में। तो अगर कोई पर्टिकुलरली थोड़े बहुत नॉर्मल से हैं तो वो किसी एरिया को चूज करेंगे। तो यानी एक तरीके से मार्केट में जो मैंने अब सेकंड स्टेप में बताया था, यहाँ पर भी वही चीज होगा कि आप फाइनली जो चीज आपने पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स बनाया उसको आपने यहाँ पर कॉमर्शियलाइजेशन में प्रॉपरली लॉन्च कर दिया, मार्केट में आपने अपने प्रोडक्ट को उतार दिया। अब आप कॉन्टिन्यूअसली इवेल्युएट करते रहेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे कस्टमर से, और आपका प्रोडक्ट और सर्विस कितना सक्सेसफुल है वो उसका बेनिफिट और रेवेन्यू और आपका प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन, एक्सटेंशन और ब्रांड इक्विटी ही बता देगा। तो एक कॉन्टिन्यूअस आप इवेल्युएशन करते रहिए। कॉमर्शियलाइजेशन इज समथिंग जिस स्टेप में आपने अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को लॉन्च कर दिया, और इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन का मतलब है कि अब आप अपने बिजनेस को कॉन्टिन्यूअसली इवेल्युएट कर रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में उतार दिया और लास्ट में कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन करते रहेंगे, जिसको हम सबसे लास्ट स्टेप कहते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन चलता रहेगा आपका। तो ये तो था आपका न्यू सर्विस डेवलपमेंट के स्टेप्स। अब नया टॉपिक लिखिए, रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग, नया पॉइंट रिलेशनशिप मार्केटिंग लिखिए। एनएसडी न्यू सर्विस डेवलपमेंट में आपके सारे 9 पॉइंट क्लियर हो गए। सबसे पहला पॉइंट सबको समझ आया, मिशन, विजन और स्ट्रैटेजी और एक पॉलिसी डेवलप करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम मार्केट एरियाज को चूज करेंगे। मतलब ये सारा कुछ अभी माइंड में ही चल रहा है कि कैसे कैसे एग्जिस्टिंग मार्केट में करें, नए मार्केट में जाएं, दूसरे एरिया में जाके एक्सप्लोर करें, ये सब चीज हम देखेंगे। उसके बाद जब एक बार आपका ये दोनों स्टेप हो गया, उसके बाद हम आइडिया वगैरह जो अपनी कंपनीज के लिए एड ऑन आइडिया वगैरह जनरेट करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स से।
उसके बाद जब ये आपका हो गया, फिर सर्विस कंसेप्ट डेवलपमेंट की भाई किस तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है, एड ऑन सर्विस कैसे देंगे, डिलीवरी सर्विस कैसे देंगे, ये 4th पॉइंट में। 5th पॉइंट में एनालिसिस करेंगे कि हमारा रिटर्न कितना आएगा, इकोनॉमिकली हम कितने फिजिबल है, टेक्निकली कितने फिजिबल है। आरओसी अगर ज्यादा नहीं आएगा वही आइडिया ड्रॉप कर देंगे, पर अगर आरओसी लगेगा कि ठीक ठाक आएगा तो हम इसको आगे स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे, जहां पर सर्विस डेवलपमेंट होगा। सर्विस डेवलपमेंट या सर्विस ब्लूप्रिंट डेवलपमेंट स्टेप में हम पूरा ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे, कैसे कैसे सर्विस देना है, कौन कहाँ कहाँ इंप्लॉइज खड़े रहेंगे, इंप्लॉइज कैसे कैसे सर्विस इनकाउंटर होगा इंप्लॉइज और कस्टमर के बीच में। उसके बाद लास्ट में फिर हम कुछ लोगों पे उसको टेस्ट करेंगे, एक सैंपल टेस्टिंग की तरह या फिर पायलट टेस्टिंग की तरह, कुछ लोगों पे या कुछ कस्टमर्स पे या इंटरनल अपने इंप्लॉइज पे उसको टेस्ट करेंगे, फीडबैक लेंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे अगर चेंजेस की जरूरत पड़ेगी तो। उसके बाद फाइनली सब कुछ तरीके से हमने सेट कर लिया, फिर हम मार्केट में कॉमर्शियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी प्रोडक्ट को फाइनली प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लॉन्च कर देंगे। जब प्रोडक्ट और सर्विस मेरा मार्केट में लॉन्च हो गया उसके बाद हम उसको इवैल्यूएट करते रहेंगे। क्लियर हो गए सारे स्टेप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट राइट, रिलेशनशिप मार्केटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग? बताओ मुझे क्या होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग? 6th सेम में हो, बहुत बार मार्केटिंग पढ़ा होगा तो रिलेशनशिप तो मार्केटिंग काफी बार आया होगा, बताइए क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग? क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग? किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग? मैम लॉयल बेस्ड मार्केटिंग होता है, क्या? कस्टमर को लॉयल बनाया जाता है। सी रिलेशनशिप मार्केटिंग, सबसे पहली बात कि कोई भी ब्रांड जो है, ठीक है, कोई भी जो कस्टमर लॉयल है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि बेसिकली मार्केट में एक रिलेशनशिप मार्केटिंग ऑलरेडी क्या है, एस्टैब्लिश्ड है। कोई भी कस्टमर, अगर आप कभी भी कोई भी बड़े ब्रांड में जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए अपना केस बताया था कल्याण, तो उसका जैसे ही आप लोग नाम सुनते हैं या किसी ब्रांड का नाम सुनते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन सर्विसेज के लिए बहुत इंक्रीज हो जाता है। और बेसिकली कोई भी कंपनी कस्टमर को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने के लिए भी रिलेशनशिप मार्केटिंग को अडॉप्ट करती है, यानी कि वो आपसे रिलेशनशिप बिल्ड करेगी ताकि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कंप्लेन होगा, वो आपसे बेझिझक विदाउट हेजिटेशन आपसे वो शेयर करेंगे। आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को बेसिकली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आप उनको अटेंशन दिखा सकते हो, उनको वेराइटीज दिखा सकते हो, उनको प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। तो ये और इतना ट्रस्ट, ये सारा चीज के लिए क्या चाहिए होगा, ट्रस्ट। और सर्विस में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लीजिए कि किसी भी हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल का नाम एक अलग बात है, बट बहुत बार हम किसी डॉक्टर का जब नाम सुनते हैं कि अरे ये पर्सन, ये तो बहुत रिनाउंड है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो चलो हम भी चले जाते हैं इलाज के लिए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सर्विस में हम ट्रस्ट को ढूंढते हैं। So relationship marketing is something that is basically for retaining the customers and providing the gain for both firm and customer for the long time. ठीक है, लॉन्ग टर्म में उनको क्या मिलेगा, बेनिफिट। रिलेशनशिप मार्केटिंग में लिखिए कि रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी टू बिल्ड नेटवर्क, to build network and nurture to build network and nurture nurture long-term personal connection between your brand and your customer. Relationship marketing is a type of business strategy to build that type of business strategy adopt by firm भी लिख लीजिएगा, शायद मैंने adopt of firm नहीं लिखा है, adopt by firm. Relationship marketing is a type of business strategy which is adopted by company, firm, organization to build network and nurture
long term personal connection between your brand and your customer. यानी कि एक ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वो एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कर सके, एक ट्रस्ट वाला कनेक्शन बिल्ड कर सके अपने एम्प्लॉइज के और ब्रांड एंड कस्टमर के बीच में, कि भाई कभी भी कस्टमर आए तो उसको ये लगे कि भाई यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट और सर्विस सबसे बेस्ट मिलेगा, है ना। तो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना, एक नेटवर्क बनाना, एक पर्सनल कनेक्शन बनाना, किसके साथ? कस्टमर के साथ, ठीक है। एक ब्रांड का और कस्टमर का रिलेशनशिप क्रिएट करना। अब इसका क्या क्या बेनिफिट है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग? रिलेशनशिप मार्केटिंग का सबसे पहला बेनिफिट है कि कस्टमर रिटेंशन। सबसे पहला बेनिफिट कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन customer retention, customer satisfaction, customer retention, customer satisfaction, फिर लिखिए कस्टमर, इंक्रीज इन कस्टमर्स कॉन्फिडेंस, इंक्रीज कस्टमर कॉन्फिडेंस, इंक्रीज कस्टमर कॉन्फिडेंस, increase customer confidence, building trust, building trust, building trust, reduce anxiety, reduce anxiety, परेशानी दूर होगा, टेंशन दूर होगा, reduce anxiety। कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हो, और कोई आपकी हेल्प कर दे और एकदम से आपको प्रोडक्ट मिल जाए, तो एक एंजाइटी वाली जो फीलिंग या टेंशन है वो रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस एंजाइटी, कस्टमर्स की एंजाइटी रिड्यूस होगी। ठीक है, फिर स्पेशल बेनिफिट्स, कस्टमर को कुछ, ये सारे फायदे कस्टमर्स को है रिलेशनशिप मार्केटिंग से। ठीक है, रिलेशनशिप मार्केटिंग से ये कस्टमर्स और फर्म्स दोनों के लिए है, लेकिन ये सारे बेनिफिट्स बहुत सारे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर ये भी चीज हो सकता है कि कस्टमर जो है बेसिकली वो स्पेशल, उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, स्पेशल डील्स वगैरह मिलेगा, स्पेशल ग्रीट होगा, ठीक है, स्पेशल ग्रीट होगा, स्पेशल ट्रीटमेंट कह सकते हैं, स्पेशल डील मिलेगा, स्पेशल अटेंशन वगैरह, जो सब कुछ बेसिकली किसी कस्टमर्स को मिलता है किसमें? रिलेशनशिप मार्केटिंग में। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कल्याण वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट था, क्योंकि जब मैं वहां पर गई तो मैं किसी को नहीं जानती थी, बट व्हेन आई वेंट टू हीरा पन्ना, लाइक मोस्ट ऑफ द वहां के लोग थे, उसको मेरी फैमिली और मेरे मतलब पेरेंट्स और मैं जानते थे। तो जब हम लोग वहां गए तो दे ट्रीटेड अस इन अ वेरी गुड वे, एंड उन्होंने मुझे सारे आइटम्स इतने अच्छे से दिखाना स्टार्ट किया कि मैम ये देखिए, ये आप पे बहुत बेटर लगेगा ये। तो लाइक दे शोज द स्पेशल कंसर्न टुवर्ड द बेसिकली कस्टमर, क्योंकि ऑलरेडी वहां रिलेशनशिप बिल्ड था। वी डिडंट चेक इवन हॉलमार्क, वो करना चाहिए था ऐसे, मुझे पता है, बट इतना ट्रस्ट लेवल बिल्ड था कि मुझे लगा कि भाई वो ठग नहीं सकते, मतलब दे कांट चीट अस, राइट। तो वो मतलब उन्होंने बेसिकली प्रॉपरली हमें तोल करके, ये सब भी हमने देखा नहीं, उन्होंने हमें दे दिया प्रॉपरली सब कुछ करके, बिल बना करके, पेमेंट के लिए वो खुद से, वो पेमेंट के लिए मशीन तक वो हमारे पास लेकर आए और वो उन्होंने पेमेंट लिया। तो लाइक द प्रोसीजर वाज वेरी मच गुड एंड वेरी मच कन्वीनियंस फॉर अस। Why it is very much convenient? The reason behind it is the relationship marketing. And 2-3 people, we know them very well. That's why they also asked us for the refreshment, and they asked for the basically snacks and all. But we just denied because of Corona. But still, they basically showed a very special respect toward us. That this is why this is happening, because of the relationship marketing. ठीक है, तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हो गए रिलेशनशिप मार्केटिंग के। और फर्म्स के लिए क्या क्या बेनिफिट होगा रिलेशनशिप मार्केटिंग में? कि इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, लिखिए इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, क्योंकि कस्टमर्स हमेशा कहीं और जाएगा ही नहीं, लॉयल रहेगा तो वहीं बार बार आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट, रेवेन्यू जनरेशन, वी कैन से दोनों सेम चीज होगा। उसके बाद भी आप एक चीज और कर सकते हो, रिड्यूस एडवर्टीजमेंट कॉस्ट।
रिड्यूस हो जाएगा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, क्योंकि आपने अपने इतने सारे एम्प्लॉयज बना लिया है, आपने इतने सारे कस्टमर को लॉयल कर लिया है कि वो लोग ही बहुत काफी हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में माउथ पब्लिसिटी करने के लिए, तो आपको एडवर्टीजमेंट में ज्यादा कॉस्ट इनकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसके मैम बाद कस्टमर रिटेंशन भी तो इसी में आएगा ना, फॉर्म वाले में ही आएगा ना क्या बच्चे? मैम? हाँ, कस्टमर कस्टमर रिटेंशन रिटेंशन जो भी है इसी वो में भी आएगा, फॉर्म। फॉर्म वाले में ही आ सकता है। मैंने हाँ। तो बहुत सारे पॉइंट मिक्स करके लिखवा दिए हैं, तो आप अगर चाहो तो उसको अलग भी कर सकते हो। कस्टमर रिटेंशन ऑब्वियसली बेनिफिशियल होगा फर्म के लिए, लॉयलिटी फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट फर्म के लिए होगा, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज होगा फर्म के लिए, कॉस्ट एडवर्टीजमेंट का कम पड़ेगा फर्म के लिए, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट कम इनकर करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, माउथ पब्लिसिटी होगा फर्म और ब्रांड के बारे में, वो भी फर्म के लिए बेनिफिट है, ठीक है। तभी तो फर्म ने ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रैटेजी स्टार्ट किया है बनाना, ठीक है। उसके बाद भी इम्प्लॉइज जो है उनमें भी एक इम्प्लॉइज रिटेंशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जब आपके पास कस्टमर ज्यादा है, एम्प्लॉयज उनके साथ अच्छे से डील करेंगे, तो इम्प्लॉयज भी कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ बात करके उनकी हेल्प करके सेटिस्फाइड होंगे, तो कस्टमर रिटेंशन भी आपका इस केस में बढ़ेगा, ये सॉरी इम्प्लॉय रिटेंशन, ठीक है। और आपको जब कॉम्पिटिटिव एज आएगा जहां पर कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे होंगे, तो भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने रिलेशनशिप मार्केटिंग बिल्ड कर लिया है ना, तो अब आपके कस्टमर्स कहीं मूव नहीं करने वाले, वो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास प्रोडक्ट लेने नहीं जाएंगे, वो आप ही के पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है एक हद तक। तो ये सारे बेसिकली बेनिफिट है आपके किस चीज के, दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द रिलेशनशिप मार्केटिंग, दीज ऑल आर द बेनिफिट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। और बाकी स्ट्रैटेजी कैसे कैसे बनाया जाता है, कैसे कैसे हम रिलेशनशिप मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं, क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, ये सारा जो सीआरएम का कंसेप्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और फिर कस्टमर बिहेवियर की तरफ वैसे ही मूव ऑन कर जाएंगे तुरंत से। क्लियर है? अटेंडेंस के लिए रिज्वाइन कर लेना सारे लोग, ठीक है, अटेंडेंस के लिए रिज्वाइन कर लेना, बिकॉज